पी लिया। अब हेपेटाइटिस के 4-5 स्वरूप हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। भारत में ए होता है, ए, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी होता ही नहीं। मैं तो 10 साल से खोज रहा हूं, आपको मिले तो मुझे बताइए हेपेटाइटिस बी का एक पेशेंट मुझे दीजिए आप। 10 साल से मैं खोज रहा हूं, सब पेशेंट है हेपेटाइटिस ए के। और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन कोई नहीं लगा रहा है, सब बी का लगा रहा है। पेशेंट कोई है नहीं, जबरदस्ती और सरकार लगवा रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी का वैक्सीन है जो बिक रहा है इस देश में। और अभियान ऐसा चला कि बैंक वालों को ठोक दिया जबरदस्ती, बीमा वालों को ठुकवा दिया, सबको बी का वैक्सीन। फिर मैंने केस लगाया सरकार के खिलाफ, केस लगाया तो मैं जीता, सरकार हारी, तब से ये वैक्सीनेशन बंद हुआ। नहीं तो पता नहीं 10 साल चलता, 20 साल चलता, पता ही नहीं है हम। और एक वैक्सीनेशन चल रहा, पोलियो वैक्सीन। बच्चों को 1 डोज दो, 2 दो, 3 दो, 10 दो, 15 दो, 20 दो, 25 दो, बंदी नहीं हो रही है। और कह रहे हैं देते ही रहेंगे। बच्चा नहीं हो गया, मशीन है क्या? 20-20 डोज, 25-25 डोज दे दी, क्या होगा इस बच्चे का भविष्य में? कोई गारंटी है क्या? मैं होम्योपैथी चिकित्सा करता हूं, मेरे पास 167 बच्चों के केस हैं जिनको पोलियो वैक्सीन देने के बाद पोलियो हुआ है। राजीव जी, आपके अखबार में है कि 8 बार पोलियो का ड्रॉप देने के बाद में पोलियो हो गया। होगा, जरूर होगा। और मैं बता रहा हूं ये क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसमें वायरस जिंदा है, लिविंग वायरस है, पोलियो करने वाला वायरस है उसमें। वो आपके बच्चों को पिला रहे हैं। और क्या उसके पीछे सिद्धांत है कि लिविंग वायरस शरीर में डालेंगे तो इसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी तो शरीर लड़ेगा। अगर नहीं हुई तो कोई बच्चे में हो गई, ठीक है, जिसमें नहीं हो पाई उसको तो पोलियो हो गई, कोई नहीं रोक सकता। अब वैक्सीन बिक रही है, धंधा चल रहा है और बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं। ऐसी लूट मची है इस देश में चारों तरफ। और कोई सरकार आए, ए पार्टी की हो, बी की हो, सी की हो, डी की हो, उनका एक ही उद्देश्य है, वो भी लूट में हिस्सेदारी करें जैसे पुरानी सरकार कर रही थी। एक 100 रुपए का लूट है तो दूसरा 90 रुपए का लूट है। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ। आपके सामने 2 ही चॉइस है, नागनाथ को वोट दे लो या सांपनाथ को दे लो, डसेंगे दोनों, क्योंकि व्यवस्था वैसी बनी हुई है इस देश में। तो ये गंभीर समस्या पैदा हो गई। मुझे तो कई बार एक मुहावरा कहने का दिल करता है कि पहले से कोढ़ था इस देश को, खाज और हो गई है। कोढ़ तो था कि 1000 साल से लुटकर हम गरीब हो गए, अब ये खाज हो गई कि 60 साल में ऐसे हरामी नेता पैदा हो गए जो देश की परवाह नहीं करते, सिवाय कुर्सी के उनका कोई लक्ष्य नहीं है। पिछले 5-6 दिन से देख लो दिल्ली में क्या चल रहा है, सब हमाम में नंगे हैं, आपके सामने सबकी धोती खुली हुई है। कल तक जो एक दूसरे को गालियां देते थे आज हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, देख लो आप। और कल तक जो एक दूसरे को सीधे मुंह देख नहीं सकते थे उनकी दोस्तियां हो रही हैं। तो ऐसे बेईमान और हरामी नेताओं के हाथ में आपका देश, जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों को तो कई बार ऐसा समझ में भी आता होगा कि आज नहीं तो कल हम भारत छोड़ ही देंगे। ये तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो कहते हैं मैं लूटूंगा, फिर मेरा बेटा लूटेगा, बेटे का बेटा लूटेगा, फिर उसका बेटा लूटेगा। सबने अपने अपने बेटे बहुओं को तैयार कर दिया देश लूटने के। कोई भी नेता रिटायर होके जाएगा तो अपने बेटे या बेटी को फिक्स करेगा इस देश। और इनकी बेईमानी के कितने प्रमाण हैं। संसद में अगर कानून बनाना है तनख्वाह बढ़ाने का तो 1 मिनट में बनेगा, और संसद में कानून बनाना है गोरक्षा का तो 60 साल नहीं बनेगा। गरीबी, भूखमरी, बेकारी दूर करने का कानून नहीं बनेगा। नेताओं का टीए बढ़ाने का कानून 2 मिनट में बनता। और कोई उस दिन विपक्ष नहीं होता, सब सत्ता पक्ष में होता। तो ऐसी स्थिति देश में आई तो मुझे बहुत दिल में आग लगी हुई है, और ऐसे ही स्वामी जी को लगी हुई है। हमारी उनकी दोस्ती इसी कारण से हुई। मैं आज से ठीक 11 साल पहले उनको मिला था, और मिला था एक आश्रम है हरिद्वार में, आर्य वानप्रस्थ आश्रम। आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर एक जगह है हरिद्वार में, वहां
मैं वहां व्याख्यान देने गया था, स्वामी जी उसकी अध्यक्षता करने आए थे उस कार्यक्रम में। तो उन्होंने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा, यार तुम तो ऐसे ही आदमी हो जैसा मैं। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है। तब वो मुझे अपने आश्रम ले गए कनखल, रात भर हम बातें करते रहे 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद अगले दिन रुका, फिर उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए देश के लिए। मैंने कहा हाँ करना चाहिए। तब से हम 2 मिल गए, एक वो एक मैं मिल गए। फिर मैंने कहा स्वामी जी आप एक फौज खड़ी करो, और इतनी बड़ी फौज खड़ी करो जितनी बड़ी अपनी सेना, और एक दिन ये फौज खड़ी हो जाए तो ये सारे हरामी नेताओं को एक दिन हम पानी के जहाज पे भर के हिंद महासागर में ले जाते हैं। और इस देश में नए नेता खड़े करेंगे। वो दिन कब आएगा? बस जल्दी आने वाला है। आप बस फौज पूरी कर दो। अपनी आर्मी 15 लाख की है। 15 लाख जिस दिन योग शिक्षक हो जाएंगे उस दिन ये हो जाएगा। तो मैं तो और एक दूसरे अभियान पे लग गया। मैंने कहा स्वामी जी आप कोशिश करो, मैं देश भर में ऐसे लोगों को इकट्ठा करता हूं जो पहले से ऐसा सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं आते। अपने भारत में दुष्ट ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं लेकिन इकट्ठे। सज्जन बहुत ज्यादा हैं लेकिन बिखरे हुए। तो जो सज्जन शक्ति बिखरी हुई है ये इकट्ठी हो जाए, योग शिक्षकों की फौज खड़ी हो जाए, तो आज नहीं तो कल धावा तो बोलना है। ऐसे ही जैसे कभी पृथ्वीराज चौहान ने बोला था, या जैसे राणा प्रताप ने अकबर की सेना पे बोला था, या जैसे भगत सिंह ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने 1857 में धावा बोला था अंग्रेजों पर, ऐसे ही ये हरामी काले अंग्रेजों पे धावा बोलना है। और ये दिल्ली कुरुक्षेत्र बनेगा और आपकी बड़ी भूमिका होगी। जब ये दिल्ली कुरुक्षेत्र बनेगा तब आपको तय करना पड़ेगा कि आप राम के साथ हैं कि रावण के साथ। आपको तय करना, ये दिन आपके पास आएगा। दिन रावण के साथ हैं तो जितनी पार्टियां हैं इनमें आप शामिल हो जाएंगे, और राम के साथ हैं तो स्वामी जी की सेना में आ जाएंगे। स्वामी रामदेव की सेना माने राम की सेना, और नेताओं की सेना माने रावण की सेना। तो कंस की सेना रावण की सेना में जाना है तो भी दरवाजा आपके लिए खुला है, क्योंकि दिल्ली कुरुक्षेत्र है। और राम की सेना में आना है तो भी दरवाजा खुला है। मैं तो राम की सेना में आ गया, अभी आपके लिए तय करना है। आप भी आ जाओ तो अच्छा, क्योंकि मैं आपको ये कहने आया कि कंस कितना भी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, रावण कितना भी पैसे वाला हो, ताकतवर हो, कितना भी ज्ञानी हो, नाश तो होना ही है। रावण का हो चाहे कंस का। हर बार रावण को मारने के लिए राम का अवतार हुआ है, हर बार कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के इन हरामी रावणों को मारने का अवतार भी हुआ है। अब आप उनकी सेना में आके सैनिक बन जाओ, मैं बन गया, आप भी बन जाओ। हम सब मिलकर इन रावणों की फौज को, इन कंसों की फौज को पिटाएंगे इस देश से, और इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जो फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बनाए। और आप बोलेंगे वो व्यवस्था कैसी होगी? 2-3 मिनट में खत्म करता हूं। कैसी होगी व्यवस्था? हमारे देश में भगवान श्री राम आदर्श, राम जी की कहानी आप सबने पढ़ी, राम जी की कहानी मैंने भी पढ़ी है, आपने भी पढ़ी। लेकिन मेरा निवेदन है कि राम जी की कहानी फिर से पढ़िए, मेरी तरफ से निवेदन। राम जी की पूरी जो कथा है ना, रामचरितमानस में है, रामायण में है, पूरी मत पढ़िए, एक ही कांड पढ़िए, उसका नाम है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड पढ़िए, फिर से पढ़िए। उसमें भरत और राम का संवाद है। उसमें भरत आए हैं राम को मिलने, खड़ाऊ लेके आए हैं, पिताजी की मृत्यु का समाचार लाए हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए आपके वियोग में, आप वापस चलो, और नहीं चलते तो खड़ाऊ। तो राम जी का भरत से जब मिलन हुआ है तो राम जी ने भरत को सवाल पूछे, 64 सवाल पूछे उन्होंने। ये सवालों का जवाब भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का रास्ता है। सवाल क्या पूछे हैं? भरत को पहला सवाल पूछा है कि
कि भरत, राज्य में तुमको देके आया था। हाँ। भरत कहते हाँ, मैंने राज्य आपका संभाला हुआ है। तो तुम ये बताओ कि राज्य की प्रजा का क्या हाल है। तो भरत कहते हैं प्रजा का हाल तो बाद में बताऊंगा, पिताजी स्वर्गवासी हो गए, पहले वो सुन लो। तो उनका पिताजी का तो बताना, पहले प्रजा का बताओ। तो भरत कह रहे हैं कि धन धान्य से तो प्रजा सुखी है, लेकिन आपके नहीं रहने से दुखी। तो राम पूछ रहे हैं धन धान्य कितना है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं है, बेकार तो नहीं है। तो भरत सबका उत्तर दे रहे हैं कि ना कोई प्यासा है, ना कोई भूखा है, ना कोई बेकार है, ना कोई बेरोजगार है। तब राम कहते हैं कि भरत तुम आदर्श राजा, तुम ही शासन चलाओ, मेरे आने की जरूरत नहीं, मैं तो ये जंगलों के कंसों का और रावणों का सफाया करके फिर आऊंगा। इसका मतलब राम राज्य कैसा रहा वो ये है, कोई भूखा नहीं, कोई प्यासा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य में कदहु न व्यापा। माने दैहिक दैविक और भौतिक कोई दुख राम राज्य में किसी को हुआ नहीं। तो ऐसा राम राज्य हमें लाना, न कोई भूखा, न कोई प्यासा, न कोई बीमार, न कोई लाचार। आपने सुना स्वामी जी कहते हैं भूख से कोई न मरे और रोग से कोई न मरे, यही राम राज्य है। जिस देश के लोग भूख से नहीं मरते और जिस देश के लोग बीमारी से नहीं मरते, वही राम राज्य। तो ऐसा राम राज्य लाना। कोई मुझे पूछता है तुम्हारा राम राज्य का संविधान क्या है, तो मैं कहता हूं मेरा कोई संविधान नहीं है, अयोध्या कांड का संविधान है। जो भरत ने सवालों के उत्तर दिए हैं वैसी नीतियां इस देश में बनानी। राम जी पूछ रहे हैं कि भरत अपने राज्य में कोई गद्दार तो नहीं, कोई देशद्रोही तो नहीं, कोई देश विरोधी तो नहीं। तो भरत कहते हैं कि अभी तक तो नहीं है। तो राम कह रहे हैं सावधान रहना, एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। ये राम कह रहे हैं, जो अहिंसावादी है वो कह रहे हैं एक भी गद्दार सिर उठाए उसके पहले कुचल देना। एक भी देशद्रोही का पता चले तो उसको ऐसी कड़ी सजा देना कि दूसरे की रूह कांप जाए। माने दंड कठोर होना चाहिए। किसके साथ? देशद्रोहियों के साथ, देश विरोधियों के साथ, गद्दारों के साथ। ऐसा राज्य हमें लाना, ऐसी दंड नीति लानी। राम जी पूछ रहे हैं भरत, मैं जब से आया स्कूलों का क्या हाल है, गुरुकुल कैसे चल रहे हैं, शिक्षक समय पर आते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरु का आदर करते हैं, ज्ञान उनको मिलता है? तो भरत कहते हैं हाँ बराबर मिलता है, गुरु भी आते हैं, विद्यार्थी भी समय से आते हैं। तो ऐसे 64 सवाल पूछे हैं राम जी ने भरत को। वो सारे के सारे 64 सवाल राम राज्य का आधार हैं। उन्हीं 64 सवालों को आज हिंदुस्तान में हम हल कर लें तो फिर से राम राज्य आएगा। गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटानी तो हमारी योजना है। मेरी योजना माने आप समझ लो स्वामी जी की योजना है कि हिंदुस्तान के ये जो हरामी नेताओं ने 60 साल में पैसा जमा करके विदेशी बैंकों में रखा, जो 45 लाख करोड़ है, इसको वापस। आप बोलेंगे ये आएगा? हाँ आएगा। कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा कि हमारी संसद में इसके लिए या तो कानून बनाना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी पहले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करेंगे हम शायद अगले साल 2009 में, नहीं तो 10 में तो करना ही। इस मुकदमे पे हजारों लाखों लोगों के हस्ताक्षर होंगे। वो मैंने कराए, 40,000 लोगों से हस्ताक्षर कराए, और भी जरूरत पड़ी तो कराऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे। नेताओं के बारे में हमारे पास जो जानकारियां हैं वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट को कहेंगे कि इन सब नेताओं को नोटिस देकर पूछिए कि इनके पास पैसा, ये देश का पैसा है, कोर्ट इनसे ले। या तो सुप्रीम कोर्ट करे, नहीं तो संसद में हमारी तैयारी है कि ऐसे 350 सांसदों को भेजना जो जाकर ये कानून बनाए कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश का जितना धन विदेशों में जमा हुआ वो देश का धन है, राष्ट्र का धन है, नेशनल प्रॉपर्टी। जब कानून बने तो हम देखें कौन विरोध कर रहा है इसका। जो विरोध करे पक्का है उसी का पैसा स्विस बैंक में है, और जो विरोध करे उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा के सर्कस निकाले पूरी दुनिया। तो अगर ये कानून पास होता है
कानून बनता है, 7 दिन के अंदर स्विस बैंकों का पैसा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की बैंकों के साथ इस विषय पर 12 साल से मैं बात कर रहा हूं। वो सब तैयार है। वो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी यहां से ले लो, हम तैयार हैं। जर्मनी की बैंकों ने अभी सरकार को एक चिट्ठी भेजी थोड़े दिन पहले, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में लीक हो गई और छपी। जर्मन की बैंकों में जितने नेताओं का पैसा, उन्होंने कहा कि हम 6 महीने का समय दे रहे हैं, या तो निकाल लो नहीं तो हम जब्त करेंगे सब। तो अगर ये होता है जर्मनी में, फ्रांस में, तो सभी देशों में होगा। तो हमारी एक योजना है कि स्विस बैंकों का पैसा वापस आए। दूसरी योजना है कि जितनी विदेशी कंपनियां लूट रही हैं इस देश को, इन सबको बाहर भगाया जाए, और इसको भगाने की ताकत आप में है। आप उनका माल खरीदना बंद कर दो, विदेशी माल मत खरीदो, सबका माल बिकना बंद हो जाएगा, भाग जाएगा, वो पैसा बच जाए। 2 लाख करोड़ हर साल बचेगा, आप सोचो। तीसरी योजना ये है कि भारत का जो रुपया है और अमेरिका का जो डॉलर है, इसको बराबर करना है। अभी हमारा 40 रुपया $1 है, हमको ये 1 रुपया $1 करना है। आप बोलेंगे ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये $1 40 रुपया हुआ कैसे? ये 1947 15 अगस्त को 1 रुपया $1 ही था। हमने तो 60 साल में जो कर्ज ले लिया अमेरिका और यूरोप से, उसके चक्कर में रुपया कम हुआ, डॉलर बढ़ गया। तो हमारी योजना है कि कर्ज वापस कर दो। कर्ज वापस करने के लिए धन कहां से आएगा? स्विस बैंक का पैसा जो हम राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगे, 45 लाख करोड़ है, उसमें से 18 लाख करोड़ का कर्ज दे देंगे। कर्ज देते ही रुपया और डॉलर बराबर आ जाएगा। रुपया और डॉलर अगर बराबर हुआ तो भारत की सारी संपत्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 गुनी बढ़ जाएगी एक झटके में। पता है क्या होगा? फिर यहां से आप न्यूयॉर्क जाएंगे और वापस आएंगे तो टिकट 750 रुपए का ही आएगा। अगर आपका बेटा या बेटी इंजीनियरिंग में आप पढ़ाएंगे, 10 से 12 हजार की पढ़ाई में वो 5 साल में IIT से बीटेक करके निकल आए। डॉक्टर बनाएंगे तो 20-25 हजार का खर्चा, माने आपकी जिंदगी का हर खर्चा 40 गुना कम हो जाएगा। सीधी सी बात। पेट्रोल अभी 52 रुपए लीटर है, फिर हो जाएगा लगभग ₹1.25 लीटर। डीजल अभी 36 रुपए लीटर है, डीजल हो जाएगा 80 पैसे लीटर। रसोई गैस का सिलेंडर अभी 350 रुपए का है, ये हो जाएगा लगभग 25 से 30 रुपए का। हर महंगाई का स्तर 40 गुना कम हो जाएगा। जब महंगाई 40 गुनी कम होगी तो आमदनी अपने आप 40 गुनी बढ़ जाएगी। तो हर भारतवासी जो आज 1 रुपए का मालिक है वो 40 का होगा, जो 1 लाख का मालिक है वो 40 लाख का होगा, जो 1 करोड़ का मालिक है वो 40 करोड़ का होगा, जो 100 करोड़ का है वो 4000 करोड़ का होगा। हर भारतवासी अपने आप अमीर होना शुरू हो जाएगा। और रुपया और डॉलर जिस दिन बराबर हुआ, उस दिन तो दुनिया में हमको कोई रोक नहीं पाएगा, हम सबसे आगे होंगे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र ऐसा है हमारा जिसमें कोई मुकाबला नहीं कर सकता हमसे, खेती का क्षेत्र। खेती में हम गाय के गोबर और मूत्र से जो पैदा करेंगे ना धान्य, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास गाय नहीं है जो हमारे पास है। देशी गाय हमारे पास है, सबके पास जर्सी और होलिस्टियन है, हमारे पास देशी गाय। देशी गाय के गोबर और मूत्र से ही धान्य पैदा हो सकता है, जर्सी से नहीं होता, क्योंकि उसके न गोबर में दम है न मूत्र में दम है, और दूध तो बिल्कुल बेकार है। तो खेती में हम गोबर और गोमूत्र का चलन करेंगे, करोड़ों किसान गोबर और मूत्र इस्तेमाल करेंगे, तो गाय ज्यादा पालनी पड़ेगी, तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या बढ़ेगी, तो बैल ज्यादा होने से ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर नहीं चाहिए तो डीजल का लाखों करोड़ों का खर्चा बचेगा, वो किसानों का पैसा बचेगा। और गोबर गोमूत्र से जो अन्न पैदा होगा उसको हम खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि यूरिया DAP का जहर नहीं खाना पड़ेगा। यूरिया DAP का जहर कम हुआ, गोबर गोमूत्र का अमृत खाने को मिला, तो बीमारियां ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो 6.5 लाख करोड़ का जो बीमारियों का खर्चा है वो कम हो जाएगा, तो देश सब तरफ से अमीर हो जाएगा। ऐसी मैंने 50 योजनाएं बनाई, आपको 4-5 बताई, कभी मौका मिला तो और भी बताऊं। स्वामी जी को मैं ये सब बता चुका हूं। ये उन्होंने जब समझ लिया तभी उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र चेतना का काम शुरू करो। ये जितना भी मैंने बोला है यही है जो राष्ट्र चेतना कार्यक्रम। आपने यहां जो बैनर देखा है, ये राष्ट्र चेतना में 50 काम हमें करने हैं। एक काम स्विस बैंक का पैसा वापस लाना,
दूसरा काम किसानों की खेती गोबर गोमूत्र आधारित करना, तीसरा काम अंग्रेजों के बनाए हुए टैक्स के कानून बदलना, ऐसे 50 काम। उन कामों की जिम्मेदारी स्वामी जी ने मुझे दी है और उसके लिए राष्ट्रीय प्रभारी मुझे नियुक्त किया है। तो हम सब आप मिलकर इस काम में भी जुड़ जाएं तो जल्दी हो जाएगा। होगा तो सही, आप जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, नहीं जुड़ेंगे तो होगा तो सही देर में होगा। हम चाहते हैं जल्दी हो, देश का नुकसान कम हो। तो आप योग में लगे, प्राणायाम में लगे, पूरे देश में ये फैल गया। अब आप इस राष्ट्र चेतना के काम में भी थोड़ा थोड़ा समय लगाएंगे तो ये भी बहुत तेजी से फैलेगा और एक दिन इसमें से भी फौज निकलेगी। एक फौज तो योग प्राणायाम करने वालों की, दूसरी फौज इसमें से भी तैयार होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो योग प्राणायाम नहीं करना चाहते, लेकिन उनको इस काम में इंटरेस्ट है कि स्विस बैंक का पैसा लाओ इस देश में, गरीबी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। कई लोगों को इंटरेस्ट है गोबर गोमूत्र की खेती करो, तो वो किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, सब तरफ से ये काम चले तो फिर इस देश में एक बड़ी क्रांति हो। उस क्रांति की तैयारी में आप, मैं, हम सब लगे। ऐसी भावना से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में शक्ति आए और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने अपने गुरु का ध्यान रखते हुए, ईश्वर के सामने गुरु को रखते हुए उनसे आशीष मांगिए, उनसे शुभकामनाएं मांगिए, आप में वो शक्ति आए और आप भी वही सब कर जाएं जो कभी भगत सिंह, ऊधम सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर ने कर दिया। आज का दिन वैसे बड़ा पवित्र है। आपके सामने 2 फोटो हैं, एक चंद्रशेखर आजाद का है, दूसरा लोकमान्य तिलक का है। आपको मालूम है आज दोनों का जन्मदिन है। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे महाराष्ट्र में कोंकण नाम के एक इलाके के छोटे से गांव में, और चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे आज ही के दिन मध्य प्रदेश के झाबुआ नाम के एक छोटे से इलाके। अब तो झाबुआ बड़ा हो गया, पहले बहुत छोटा सा था। है जी, भावरा, झाबुआ जिला, भावरा गांव। तो ये जो एरिया में से निकले एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद, आपको शायद मालूम है, अपने माता पिता के अकेले थे, माता पिता के अकेले थे और घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और देश के लिए अपने को न्यौछावर कर। एक बार उनकी मां ने कहा था कि तू तो मेरा अकेला बेटा है, तुझको तो इतना बड़ा किया है बुढ़ापे के सहारे के लिए। तब चंद्रशेखर आजाद का जवाब था कि तेरी जैसी करोड़ों माताएं हैं इस देश में, वो अंग्रेजों की गुलामी में हैं, उनको आजाद कराना मेरा पहला कर्तव्य है। ये जवाब था। ऐसे ही लोकमान्य तिलक बहुत क्रांतिवीर, आप जानते हैं 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसकी सारी नींव इन्होंने ही रखी, लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनकी एक अखबार निकलती थी, उसका नाम केसरी। केसरी अखबार में उन्होंने संपादकीय लिखा 1905 में 11 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वराज्य ये 2 शब्दों का अर्थ मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद समझ में आया। और उसके बाद ये दोनों शब्द उनके जीवन के शब्द बन गए। हर बार वो यही कहते थे, स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के 2 हिस्से हैं, स्वदेशी आएगा तो स्वराज्य अपने आप आएगा, और स्वराज्य को हमने टिकाया तो स्वदेशी आगे बढ़ेगा। तो वैसे लोकमान्य तिलक जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ाया। आपको और एक जानकारी दूं, अंग्रेजों की सरकार ने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों नेताओं को हिट लिस्ट में रखा हुआ था।